क्या 20 मिनट में किसी चैप्टर को आप पूरा रिवाइज कर सकते हो? और रिवीजन भी ऐसा कि क्वेश्चन आते एग्जाम में आंसर तुरंत रिकॉल हो जाए। और आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। तो 20 मिनट के लिए एकदम फोकस हो जाओ और घड़ी में टाइमर सेट कर लो। स्टार्ट करते हैं अपने शानदार से रिवीजन। तो क्या हाल चाल है क्लास 12? मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आई एम अ ज्योग्राफी मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर, दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आखिर हमारे पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, उसकी डेंसिटी क्या होती है और उसका ग्रोथ किस प्रकार से होता है, चाहे वो ग्रोथ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, हम इन सारी चीजों को 20 मिनट में एकदम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और मौसम बदलने वाला है बेटा। तो सबसे पहली बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किस तरीके से लोग फैले हुए किसी स्पेसिफाइड रीजन में, यानी किसी स्पेसिफाइड एरिया में। आप सब लोग गांव में रहते हो, कुछ लोग शहर में रहते होंगे, ठीक है, लेकिन जिस गांव या शहर में रह रहे हो, क्या वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है? क्या वहां पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है? क्या जिस एरिया पे आप रह रहे हो वहां का क्लाइमेट बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है? या फिर जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां माउंटेन्स हैं, आप माउंटेन्स पे रहते हो या फिर आप प्लेन एरिया पे रहते हो? ये सारे फैक्टर होते हैं जो ये बताते हैं कि आखिर किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लोग होंगे वो किस तरीके से फैले होंगे, और इसी को हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब बात आती है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, देखो इसमें लिखा होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे जिस तरीके से पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस, जिस तरीके से लोग अर्थ सरफेस पे स्प्रेड होते हैं उसको मैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा होता हूं। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे बढ़ते हो आप, तो आपको पढ़ने को मिल रहा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है और डेंसिटी भी देख लेते हैं। इसके आगे चलते हैं, डेंसिटी क्या होता है। देखो डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है, डेंसिटी हाउ डेंसली, यानी कितना घना है वहां पे, कितना घनत्व है, हिंदी में इसको घनत्व कहते हैं। घनत्व यानी घना है वो, कितना डेंस है वो। आप किसी जंगल में जाते हो, जंगल में जाके आपको क्या दिखता है? बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप क्या कहते हो? ये जंगल ना बहुत डेंस है, ये जंगल बहुत डेंस है। और वहीं पे किसी जगह पे जाते हो वहां पे कोई पेड़ नहीं है, तो आप क्या कहते हो? डेंस नहीं है, यहाँ पे कहीं एक दो पेड़ देखने को मिलते हैं। वैसे आप किसी एरिया पे जाते हो, किसी गांव में गए या फिर किसी कमरे में गए, इस कमरे में मैं अकेला हूं, तो यहाँ पे कोई डेंसिटी नहीं है, घना थोड़ी है, कोई डेंसिटी नहीं है यहाँ पे। अगर इसी कमरे में 20-25 लोग होते तो एकदम चिपके 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 से होते। जैसे आप जंगल में जाते हो बहुत सारे पेड़ होते हैं, अगल बगल होते हैं, तो वो बहुत डेंस होता है। वैसे किसी स्पेसिफाइड एरिया पे जितने लोग होंगे उसको मैं डेंसिटी बोलूंगा, या फिर उसके रेशियो को मैं डेंसिटी बोलूंगा। यानी अगर ये जमीन है, इस जमीन के टुकड़े पे केवल एक बंदा रह रहा है, इसके तो पूरे मौज है। पूरे मौज कैसे? पूरा खेत इसका है, इसको कोई बोलने वाला नहीं है, जो मनाया वो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना ही एरिया है लेकिन इतने सारे लोग हैं, तो आपस में चिपके हुए हैं ना, तो इसकी रेशियो को, यानी इन एक स्पेसिफाइड एरिया को और उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लोग रह रहे हैं, इसके रेशियो को मैं डेंसिटी बोल रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन मुझे जरूरत क्यों पड़ी डेंसिटी की? मैं बिना डेंसिटी कैलकुलेट किए भी तो रह सकता था। मुझे क्या जरूरत थी फालतू टर्म लाने की डेंसिटी की? इसका भी एक रीजन है, आप बताता हूँ। जब आप आगे चलते हो, डेंसिटी क्यों कैलकुलेट होता है, तो ये हमें बताता है प्रेशर ऑन द लैंड एंड रिसोर्सेज। जिस लैंड पे आप रह रहे हो और उस लैंड पे जो रिसोर्सेज हैं, लाइक जो वहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, या फिर वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, इस रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर है। या फिर पूरे डेंसली पैक्ड एरिया में केवल एक हॉस्पिटल है, तो क्या इतने सारे लोगों का इलाज हो पाएगा वहाँ पे? नहीं हो पाएगा। या फिर वहाँ पे केवल एक स्कूल है, तो क्या सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। वही बात होती है कि ये बताता है हमें कि किसी लैंड एरिया पे कितना प्रेशर है उसके रिसोर्सेज पे, ये हमें डेंसिटी बताता है। और एक सिंपल सी लाइन जो आपके दिमाग में छप जाएगी, लिखा क्या हुआ? सिर्फ ये जानना एनफ नहीं है कि लोग कितने हैं, केवल ये जानना एनफ नहीं है कि लोग कितने हैं। बात यहां पे आती है कि हमें ये भी जानना है कि कितने लैंड पर रह रहे हैं। मुझे ये भी जानना है कि जो इतने सारे लोग हैं ना, कितने लैंड पर रह रहे हैं। और वहीं पे बात आती है, इसी रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना पड़ता है, और इसी रिलेशनशिप को मुझे समझने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना पड़ता है। समझ गए यहां तक? इसके आगे चलते हैं। जब बात आ गई पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इसके आगे होगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखा और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप जिस गांव या फिर जिस शहर में रह रहे हो, क्या वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी है? या फिर आप जिस शहर या गांव में रह रहे हो, क्या वहां पे अच्छी सड़कें हैं? क्या वहां का क्लाइमेट बहुत गर्म है या फिर बहुत ठंडा है? या फिर आप एक बात बताओ, क्या वहां पे आसपास कोई कंपनी है, आसपास कोई इनकम का सोर्स है? या फिर जिस जगह पे आप रहते हो, क्या वहां का सोसाइटी बहुत अच्छा है? आप सब लोग अगर शहर में रहते होगे या फिर गांव से शहर में शिफ्ट होते होगे, तो कुछ लोग जाते होंगे पढ़ने के लिए, कुछ लोग जाओगे बाहर। आप जाओगे किसी शहर में, आप अपने लिए रेंट पे कमरा ढूंढोगे।
क्या मुझे कमरा मिल जाए, या फिर आपके मम्मी पापा आएंगे किसी हॉस्टल में एडमिशन करा देंगे। लेकिन अब जब किसी हॉस्टल में एडमिशन लोगे, या फिर इसके साथ साथ आप जब किसी शहर में जाओगे रूम रेंट लेने के लिए, आप क्या देखोगे आसपास? पढ़ने का माहौल है, या फिर आसपास के लोग कैसे हैं। जब कोई बच्चा, बहुत सुना ना जेई नीट का प्रिपरेशन होता है तो सारे बच्चे कोटा जाते हैं। कोटा क्यों जाते हैं? घर पे रह के भी तो पढ़ सकते थे। ये माहौल, वो सोसाइटी, वो कल्चर हमें जिस स्पेसिफाइड एरिया पे मिलता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लाइक जिस एरिया पे पढ़ने के लिए अच्छा माहौल हो, सारे पीपल वहां से उठेंगे और उस जगह पे जाके सेट हो जाएंगे। तो ये एक फैक्टर हुआ किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। जो सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? कोटा में डिस्ट्रीब्यूटेड। और कोटा में क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि वहां की सोसाइटी इस तरीके से है कि वहां पे पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा होता है। और यही 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि किसी एरिया पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। जिसमें सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, और दूसरा आता है इकोनॉमिकल फैक्टर, और तीसरा आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अगर मैं बात करूं फिजिकल फैक्टर की, तो सबसे पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और जब मैं बात करता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्यों? आप देखो यूपी और बिहार का रीजन, जहां से गंगा नदी बहती है, जिस जगह से गंगा नदी बहती है ना, वहां पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन इसका कारण भी तो होगा। इसका कारण ये है कि उस आसपास के रीजन में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। एग्रीकल्चर क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। उसके साथ साथ नेविगेशन का भी काम हो जाता है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी सेट हो जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है। अगर मुझे पीने को पानी नहीं मिलेगा, अगर मुझे एग्रीकल्चर करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो मैं किसी जगह पर सेटल क्यों होगा? मैं जाता हूँ राजस्थान, वहाँ पे पानी नहीं है, क्या वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है? नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म है। तो सारे फिजिकल फैक्टर्स हो गए। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, दैट वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लाइफ। पीपल प्रेफर एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। आप उसी एरिया को प्रेफर करोगे जहाँ पे आपके लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा। और उसके साथ में बात करूँ, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, आपके खाने पीने नहाने धोने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए, उसके साथ साथ नेविगेशन के लिए। और उससे आगे की बात करूँ, दैट इज व्हाट? दैट इज योर लैंडफॉल। अब आप एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि आप जिस जगह पर रहते हो, क्या वहां पर्वत है, क्या वहां माउंटेन्स है, या फिर वो प्लेन एरिया है? ऑब्वियसली प्लेन एरिया है। आप लोग पहाड़ों पे तो रहते नहीं हो। हाँ, कुछ लोग होंगे जो पहाड़ों पे रहते होंगे, लेकिन वो कुछ ही होंगे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। या फिर अगर मैं बात करूँ लैंडफॉल की, क्या आप जाके हिमालय रीजन पे जाकर रह सकते हो? या फिर अगर बात करूँ आप एवरेस्ट पे घर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, क्योंकि वहाँ लैंडफॉर्म अच्छा नहीं है। और वहीं पर अगर बात करूँ प्लेन एरिया की, तो प्लेन पे क्या होता है? एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और जब आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा तो आप क्या करोगे? रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट बनाओगे। उसके साथ साथ जब रोड और ट्रांसपोर्ट होगा तो इंडस्ट्रीज भी आएंगी। और अब जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ उस एरिया पे, तो यहाँ का पॉपुलेशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो ये रीजन होता है कि जिस जगह पे प्लेन होता है, जो लैंडफॉर्म प्लेन होता है, या फिर जो लैंडफॉर्म सपोर्टिव होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ माउंटेन्स की, तो माउंटेन पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है, रोड वगैरह नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। उसके साथ साथ डिफिकल्ट ट्रांसपोर्ट है, कोई भी जगह आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो इसमें बहुत दिक्कत है। उसके साथ साथ लिमिटेड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज कहीं कहीं है ही नहीं, और एग्रीकल्चर नाम मात्र का है, वो भी नहीं है कहीं कहीं। तो उसके साथ साथ यही रीजन होता है कि हमें पॉपुलेशन बहुत लो होता है। तो ये दूसरा फैक्टर हुआ लैंडफॉर्म आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके आगे बढ़ो, दैट इज योर क्लाइमेट। आप एक बात बताओ, कहीं पे एक्सट्रीमली हॉट हो और कहीं कोल्ड क्लाइमेट हो और वहां पे लो पॉपुलेशन होगा, इसका रीजन क्या है? कि आप जाते हो, सिंपल सी बात। फिर तीसरा सवाल आपसे जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, कि आप एक बात बताओ, आप जिस गांव या फिर आप जिस शहर में रह रहे हो, क्या वहां बहुत गर्मी पड़ती है या फिर बहुत ठंड पड़ता है? आप बोलोगे सर ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही बहुत ठंड होती है ना ही बहुत गर्मी होती है। कुछ लोग बोलेंगे सर कभी बिहार आके दिखाओ, कुछ लोग बोलेंगे सर कभी मेरे गाँव आके देखो बहुत गर्मी पड़ती है, 50-60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या, मानता हूँ गर्मी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद ठंड हो जाता है, फिर बरसात भी होती है। यानी क्लाइमेट जो होता है वो आपके लिए सुटेबल होता है, बहुत गर्मी भी नहीं है बहुत ठंड भी नहीं है। तो उस एरिया पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। और वहीं पर मैं राजस्थान जाता हूँ, मैं सहारा डेजर्ट जाता हूँ, आप आ जाना सहारा डेजर्ट और दूर दूर तक देखना, कोई दिखेगा? कोई नहीं दिखेगा। आप आ जाना ग्रीनलैंड, एक मस्त बात बताऊँ, ग्रीनलैंड ना ग्रीन नहीं है, और आइसलैंड पे आइस नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्यों नाम रख दिया इन्होंने, ग्रीनलैंड में ग्रीनरी नहीं है, आइसलैंड पे आइस नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे पॉपुलेशन भी एकदम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइमेट है वो रहने के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। और बात करो सॉइल की, डेट सॉइल, फर्टाइल सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। अब एक बात बताओ, जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अपने आप अच्छा होगा। अब जब एग्रीकल्चर अपने आप अच्छा होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, आपके
पॉकेट में पैसे आ जाएंगे। अब जब आपके पॉकेट में पैसे हैं तो बस पैसा ही पैसा होगा। अब जब पैसा ही पैसा है तो फिर क्या होगा, आपके आसपास सारी दुकानें सेटअप हो जाएंगी, यानी वो एरिया जो विलेज था वो डेवलप होकर कहीं अर्बन की तरफ बढ़ने लगेगा। और आपने 11th की स्ट्रीम पढ़ा होगा डेट मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया में पहले कहीं कुछ नहीं था, वो डेजर्ट वाला इलाका था, लेकिन उस डेजर्ट वाले इलाके में भी अर्बनाइजेशन पहले आ गया। क्यों आया? क्योंकि वहां पे दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता था, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदी, जिसके थ्रू वहां पे क्या हुआ, वहां पे एग्रीकल्चर का सपोर्ट मिला, जिसके थ्रू वहां पे ट्रेड हुए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ, इकोनॉमी बूस्ट हुई, और वहां पे वो अर्बनाइजेशन वाला सेटअप आ गया। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये तुम्हारे फिजिकल फैक्टर। अब मैं बात करूं इकोनॉमिक फैक्टर की। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा? अब एक बात बताओ, किसी एरिया में बहुत मिनरल पाया जाता है, या फिर ये जो मेरा घर है या फिर मेरा जो गांव है, ठीक है, यहाँ पे पता है यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, जमीन में गड्ढा करोगे आपको तेल मिलने लगेगा, या फिर आयरन और, पूछो ही नहीं, बहुत आयरन और है। अब क्या करेगी फैक्ट्रीज? अब आप एक काम कर सकते हो, कुछ लोग पता है क्या सोचेंगे कि सर मैं पता क्या करूंगा, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगा, मैं घर से तेल निकालूंगा और अपनी गाड़ी चलाऊंगा पूरे दिन, मुझे पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा उसको रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, क्रूड ऑयल के आप सीधे गाड़ी के टैंक में डाल के यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपके यहाँ बहुत क्रूड ऑयल है या फिर आपके यहाँ बहुत ही आयरन हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब पता लग जाएगा गवर्नमेंट को पता लगने के बाद अब आएंगे इंडस्ट्रीज, आएंगे रतन टाटा जी सॉरी, और उसके साथ आएंगे रिलायंस के, ठीक है, अंबानी साहब आएंगे, टाटा साहब आएंगे, अडानी बिरला, सारे लोग आएंगे। अब बोलेंगे क्या, जिस जगह पे आप हो ये जगह मुझे दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि अब मैं यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओवर है वो और बहुत ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे जब फैक्ट्रीज बनाऊंगा तो फैक्ट्री बनाने से क्या होगा, लोगों की जरूरत बढ़ेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा, एक बात याद रखना, जहां भी इंडस्ट्री सेटअप होती है वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाता है अपने आप। और जब आसपास पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो आसपास की जितनी सारी चीजें हैं वो सब आ जाएंगी। जैसे वहां बैंक भी हो जाएगा, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए स्कूल भी हो जाएगा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके हेल्थ के लिए हॉस्पिटल भी खुल जाएंगे। यानी वो एरिया जो पहले कुछ नहीं था, वहां पे अच्छे खासे मिनरल मिले, तो अब वो एरिया जहां कुछ नहीं था वहां शहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री सेट हो गई। वैसे ही यहाँ पे मिनरल मिला तो मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज आएंगी, माइनिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की वजह से अट्रैक्ट होंगे वर्कर, और यहां से साथ साथ पॉपुलेशन अपने आप अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा, और ये जो कुछ नहीं था आगे चल के अर्बनाइज हो जाएगा। क्लियर है? ये तीसरा था आपका इकोनॉमिक फैक्टर। आगे चलते हैं, दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। आप जिस एरिया पे रह रहे हो वहां पे सोशल और कल्चरल फैक्टर क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, और कोटा पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई वहां बहुत अच्छी हो सकती थी, मैंने ड्रॉप ले लिया, चलता हूँ कोटा, वहीं पढ़ूंगा। या फिर ह्यूमैनिटीज वाले हो ना, चलो चलते हैं मुखर्जी नगर, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। क्यों जा रहे हो यूपीएससी? क्यों जा रहे हो मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने? घर पे नहीं कर सकते हो? घर वाले यही कहते हैं, मम्मी पापा क्या जा रहा है, जो बंदा घर पे बैठ के पढ़ सकता है ना वो कुछ भी कर सकता है। आप बोलते मम्मी पापा ऐसी बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ मुखर्जी नगर, मैं वहीं से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो आप मुखर्जी नगर क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको वहां का कल्चर पसंद आ रहा है, आपको वहां की सोसाइटी पसंद आ रही है, और आपकी सोसाइटी सपोर्ट करे कि तू पढ़। क्या कर रहा है? आप सबने वो सीरीज देखी है ना, पता नहीं किसकी तो आई थी, मैं भूल गया नाम उसका। ठीक है, वो सीरीज देख लेना जिसमें भैया रहते हैं वो। ठीक है, वॉट एवर। आ जाओ, बात करते हैं अट्रैक्शन की। थर्ड अट्रैक्शन इज योर, फर्स्ट अट्रैक्शन इज योर रिलीजियस अट्रैक्शन। रिलीजियस अट्रैक्शन मतलब क्या? रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस, बेटर सोशल कंडीशन। जहां पे रिलीजियस का सिग्निफिकेंस होगा या फिर कल्चर का सिग्निफिकेंस होगा, वहां पे बेटर सोशल कंडीशन होगा। और उसके साथ में बात करूं पुश फैक्टर्स की। पुश फैक्टर क्या होता है? पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट। आप जिस एरिया पे रह रहे हो, या फिर इस समय क्या हो रहा है, दिल्ली में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, तो आप दिल्ली जाना पसंद ही नहीं करोगे। क्यों? वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जाएं कहीं लाठी पड़ गया, सर्वर फट गया तो बात अलग है, या फिर वहां पे बहुत ही दंगे वंगे हो रहे, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, या फिर वहां पे सोशल अनरेस्ट है। और तीसरी बता दी, डेट इज योर गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट वहां के गवर्नमेंट के पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं। आप किसी जगह पे जाते हो, अब एक रूल बन जाता है कि सुनो, जो भी आज बिहार में आएगा, बिहार में ऐसा कंडीशन है कि जो भी आएगा उसको रोज 2000 रुपये देना ही देना है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसी बना दी है। तो कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की वो फेवरेबल है कि नहीं आपके लिए, ये बहुत मैटर करता है किसी जगह पे लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है बेटा, इसके आगे आते हैं, द फैक्टर इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी समझ लिया, अब देखते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होता है। देखो सिंपल सी बात है, ग्रोथ दो तीन तरीके से होगी। आप घर का इमेजिन लेके चलना, घर का, आप सब लोग घर में रहते हो, आप सबकी फैमिलीज हैं, जिस तरीके से फैमिलीज है वैसे विलेज होती है, वैसे शहर होता है, और वैसे पूरी कंट्री होती है। तो आप लोग अपने घर को इमेजिन करके चलो। ठीक है, आपका घर है,
ठीक है, कुछ लोगों की न्यूक्लियर फैमिली होगी और कुछ लोगों का जॉइंट फैमिली होगी। तो जिसका जॉइंट फैमिली होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे समझेगा, ठीक है। और जिसकी न्यूक्लियर फैमिली होगी तुम भी समझ लो कि देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में कौन है, तुम हो, मम्मी पापा, छोटा भाई बड़ा भाई, ऐसी बहन, ठीक है, यही होंगे। अगर तुम्हारी जॉइंट फैमिली है तो मम्मी पापा ताऊ ताई चाचा चाची बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे घर की पॉपुलेशन में केवल तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, पापा है, 3 लोग हैं। लेकिन अब तुम्हारा एक बड़ा भाई आ गया, अब तुम्हारा एक बड़ा भाई आ गया है। तो क्या हुआ, एक लोग बढ़ गए, बर्थ हुआ एक लोगों का, तो एक लोग तुम्हारी फैमिली में बढ़ गए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक लोग बढ़े वैसे दादाजी की डेथ हो गई। कैसे संभव, तब दादाजी की डेथ हुई तो क्या हुआ, एक लोग चले भी गए, एक लोग आ भी गया। तो एक लोग का बर्थ हुआ और एक लोग का डेथ हुआ। कितने लोग हुए अभी भी तो तुम 4 ही लोग हो, मम्मी हुए, पापा हुए, तुम और तुम्हारा भाई, 4 लोग हुए। पहले कौन थे, मम्मी थे, पापा थे, तुम थे, तुम्हारे दादाजी थे, 4 लोग थे। अभी भी 4 लोग हो, पहले भी 4 लोग थे। तो यहाँ पे नेचुरली क्या हुआ, ना ही बढ़ा ना ही घटा। यानी जब मैं बात करूं नेचुरल ग्रोथ की, तो हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर किसी फैमिली में या फिर किसी एरिया में या फिर अगर किसी विलेज में, फैमिली का एग्जांपल बहुत अच्छा, किसी जगह पे कितने लोग बर्थ हो रहे हैं और कितने लोग डेथ कर रहे हैं, उसको मैं नेचुरल बोलूंगा। लेकिन अब जब बात आती है एक्चुअली क्या होती है, ये तो नेचुरल हुआ, नेचुरल या तो लोग मर सकते हैं या फिर लोग पैदा हो सकते हैं, यही था नेचुरल। अब बात आती है एक्चुअल की। एक्चुअल क्या होता है बेटा, एक्चुअल का सिंपल से मतलब इतना है ना कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप जिस घर में रह रहे हो, यहां पे पहले कौन था, आप थे, आपकी मम्मी थी, पापा थे और आपका छोटा भाई था, 4 लोग थे। दादाजी तो टपक गया, अभी 4 लोग हैं। अब क्या हुआ कि बाहर से आपके फैमिली में से चाचा आ गए कि आज से मैं भी आपके पास रहूंगा, तो वो वहां से उठ के आपके पास आ गया, यानी माइग्रेशन हुआ। और माइग्रेशन इन वाला हुआ, इन वाला माइग्रेशन मतलब कि बाहर से लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब 4 लोग थे, 5 लोग हो गए। तो अब एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, 1 हुआ। या फिर मम्मी कह रही है कि देखो बहुत दिन तुम्हारे साथ रह लिए, अब मैं जा रही हूँ मायके, यानी तुम्हारी नानी के यहाँ, अब मैं वहां पे 10 दिन घूम के आऊंगी। तो मम्मी चलेंगे अपने मम्मी के यहाँ 10 दिन के लिए। तो क्या हुआ, 1 लोग घट गए, यानी ये वाला माइग्रेशन आउट हुआ। यानी मम्मी पहले आपके साथ थी, अब 4 लोग थे, लेकिन अब मम्मी कह रही है कि मैं जा रहा हूं मायके, अब मैं घूम के आऊंगी 10 दिन, मस्त रहो एकदम। तुम लोग भी खुश कि यार मम्मी नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, पापा भी खुश, ठीक है, सब लोग खुश। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मम्मी चली गई, मम्मी की घूमने के लिए 10 दिन के लिए, तो यहाँ पे माइग्रेशन आउट वाला हुआ। और जब चाचा अंदर आए थे तो ये माइग्रेशन इन वाला था। तो जब बात होगी एक्चुअल ग्रोथ की, तो एक्चुअल ग्रोथ में आप ये भी देखोगे कि माइग्रेशन इन कितना है और माइग्रेशन आउट कितना है। जैसे आप देख रहे थे कि बर्थ कितना और डेथ कितना है, और दोनों को जब आप नेगेटिव करोगे दैट इज योर एक्चुअल ग्रोथ। यहाँ पे आती है नेचुरल ग्रोथ, दैट इज बर्थ माइनस डेथ, यानी कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। और यहीं पे जब बात आती है एक्चुअल ग्रोथ की, दैट इज बर्थ माइनस डेथ प्लस बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन इन एंड द माइग्रेशन आउट, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। जब बात आती है पॉजिटिव ग्रोथ रेट की, जब बर्थ ज्यादा होगा और डेथ कम होगा, जिसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, यानी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव है। और जब बात करूंगा नेगेटिव की, दैट इज बर्थ रेट इज डेथ रेट, जहां पे बर्थ कम होता है और डेथ ज्यादा होती है, उसको मैं नेगेटिव बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है। और इसके कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट इज योर बर्थ, द सेकंड इज योर डेथ एंड द थर्ड इज योर माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर्स हैं किसी भी जगह के पॉपुलेशन चेंज की। और एक बात याद रखना, दैट योर पॉपुलेशन चेंज यानी ग्रोथ आइदर बी नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एज वेल। और इसके फैक्टर यही हैं, और इन्हें 3 तरीकों से किसी भी जगह का पॉपुलेशन बढ़ेगा या फिर उस जगह का पॉपुलेशन घट जाएगा। बात आती है क्या होता है, पहला फर्स्ट इज योर बर्थ, या तो लोग वहां पे पैदा होंगे, सेकंड इज योर डेथ, या फिर वहां के लोग मर जाएंगे, या फिर थर्ड इज वहां पे लोग माइग्रेट कर जाएंगे। और माइग्रेशन भी अंदर की तरफ है, यानी बाहर से लोग यहां पे आ रहे हैं, या फिर माइग्रेशन बाहर की तरफ है, फिर यहां से उठ के कहीं और जा रहे हैं। लाइक आप लोग गांव से उठ के शहर जाते हो पढ़ने के लिए, या फिर आप लोग शहर से गांव आते हो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने, समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए। तो जब आप शहर से गांव आए तो आपका माइग्रेशन इन हुआ, और जब गांव से आप शहर गए तो आपका माइग्रेशन आउट हुआ, ठीक है। तो ये हुआ जिसको हम लोग क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, यानी 1000 पॉपुलेशन पे कितने, 1000 पॉपुलेशन में 1 साल में कितने बर्थ हुए। अब एक बात मान लो, 1000 लोग हैं, अब 1000 लोगों में 20 बच्चे हो गए, लाइक 1000 लोग थे, इनमें से 20 बच्चे पैदा हो गए 1 साल में, तो मैं क्या बोलूंगा, 20 बर्थ है यहाँ पे, यानी जो क्रूड बर्थ रेट दैट इज 20 पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 के पॉपुलेशन पे 1 साल में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, या फिर 1000 के पॉपुलेशन पे 1 साल में कितने लोग डेथ कर रहे हैं, दैट इज क्रूड बर्थ रेट एंड इट इज क्रूड डेथ रेट। समझ गए, 1 साल में 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और 1 साल में 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोग मर रहे हैं, दैट इज क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। और वहीं पे जब बात आती है माइग्रेशन की, माइग्रेशन वेदर बी इन एंड आउट एज वेल। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन के टाइप
परमानेंट होगा, टेम्परेरी होगा, सीजनल होगा। परमानेंट मतलब आप कहीं जाते हो दूसरी जगह घर बना लेते हो। सीजनल मतलब टेम्परेरी मतलब कि बस 5-10 दिन के लिए गए वापस से जाओगे। और सीजनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप क्लाइमेट के हिसाब से चले जाते हो, उसको मैं सीजनल कहता हूं। ठीक है, अब बात आती है अब किस तरीके से हो सकता है। या तो वो माइग्रेशन गांव से गांव की तरफ हो सकता है, या फिर वो गांव से शहर की तरफ हो सकता है, या फिर वो शहर से शहर हो सकता है, फिर शहर से गांव हो सकता है। और जब मैं बात करूं गांव से गांव की तरफ, तो ये हाईएस्ट होता है। क्यों? ड्यू टू द मैरिज। जब लोगों के घर में शादियां होती हैं तो मैक्सिमम जो औरतें होती हैं वो एक गांव से उठ के दूसरी गांव चली जाती हैं। और ये रूरल से रूरल वाला माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ अ परमानेंट। ठीक है, उसके साथ बात करें रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कब होता है? जब आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हो फॉर योर बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिसको मैं रूरल से अर्बन कहता हूं। और वही बात आती है अर्बन टू अर्बन, जब एक शहर से उठ के दूसरे शहर जाते हो, दैट इज अर्बन टू अर्बन। और अर्बन टू रूरल यानी जब आप एक शहर से गांव आते हो। क्यों आते हो गांव आते हो जब आपको लगता है कि अब शहर मेरे रहने लायक नहीं है। लाइक कोविड-19 में क्या हुआ था? जब कोविड आया था तो लोग सारे शहर से उठ के गांव की तरफ आने लगे थे। तो ये माइग्रेशन होता है अर्बन से रूरल की तरफ। ठीक है, उसमें भी चीजें आती है, दैट इज पुश फैक्टर एंड और पुल फैक्टर। व्हाट इज पुश फैक्टर? पुश फैक्टर का मतलब होता है जब आप जिस जगह पर रह रहे हो, लाइक ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है। अब मुझे लगता है कि भाई देखो, पता है जिस गांव में रहता हूं ना, वहां पे कोई भी थिएटर वेटर नहीं है। ठीक है, कोई अच्छे मार्ट्स नहीं है, कोई अच्छा सा सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती है। तो अब मुझे लग रहा है मैं काम करता हूँ, मैं शहर चलता हूँ। यहाँ पे अच्छे अच्छे मॉल हैं, थिएटर्स भी हैं, उसके साथ साथ हाइपर मार्ट्स हैं, सड़कें भी बहुत अच्छी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है। तो अब मुझे सामने वाला बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी जो सामने वाला शहर है वो शहर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये मेरे सारे पुश फैक्टर हो गए कि अब मुझे यहाँ से ढकेल रहे हैं कि तू भाग जाए यहाँ से। अब मैं भाग के दूसरी जगह चला जाऊँगा। और जो शहर होगा जहाँ पे मुझे लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, या फिर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे थिएटर्स बहुत अच्छे हैं, तब वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी वो मुझे पुल कर रहा है। तो ये मेरा पुश फैक्टर हुआ, यानी ढकेल रहा है मुझे और मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब आपको आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी जिस जगह पे आप रह रहे हो वो लेस अट्रैक्टिव लगता है, तो उसको मैं पुश फैक्टर कहता हूँ। और जब आपको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव लगता है तो उसको मैं पुल फैक्टर कहता हूँ। तो पुश फैक्टर, ये पुल फैक्टर। क्लियर है? इसके साथ बात करूं माइग्रेशन की, डेट और माइग्रेशन में बी इन एंड आउट, और इसको मैं इमिग्रेशन कहता हूं और इमिग्रेशन कहता हूं, यानी मूविंग इन एंड मूविंग आउट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इन और ई को याद रख लेना अच्छे से, ठीक है? इसके साथ अगर बात करें पुश फैक्टर की होती है, दैट फैक्टर दैट फोर्स पीपल टू लीव आउट ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जिस जगह पे आप हो उसको उससे आपको हटने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? दैट इज अ प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट लगता है, वहाँ पे पुअर लिविंग कंडीशन है, वहाँ पे लगता है कि अच्छी चीज़ें नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, ठीक है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, या फिर नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एपिडेमिक्स फैल जाती हैं, या फिर सोशल इकोनॉमिक जो वीकनेस है वो बहुत खराब है, या फिर वहाँ पे जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब है। ये सारे पुश फैक्टर के एक जगह से आपको दूसरी जगह ढकेलने के लिए, सिंपल से बात, आपको ढकेल रहा है कि भाग जाए यहाँ से, यहाँ मत रहना। अब बात आती है पुल फैक्टर की। नोटिस पुल फैक्टर का मतलब होता है जो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और आपको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव कब लगेगा? जब बात करते हैं फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, दैट इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड द प्लीजेंट क्लाइमेट। ये सारी चीजें होती हैं आपको पुल फैक्टर के लिए, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं इसके। जब इसके आगे चलोगे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का तो सिंपल सा मतलब है कि आप पहले गांव में रहते हो, गांव के लोगों के पास लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उनके पास बहुत नॉलेज भी नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगा। पहली बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बर्थ रेट, ये बर्थ रेट मान के चलो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। और डेथ रेट ज़्यादा क्यों है? डेथ रेट ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही वहाँ की जो आसपास की चीज़ें वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो लोग बीमार होते हैं, मर जाते हैं। तो वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तब होता है जब कोई एरिया बहुत ही रूरल होता है, यानी ये होता है आपके रूरल एरिया के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे लोग लिटरेट होते जाते हैं, जैसे जैसे वो शहर अर्बनाइज होते जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेट होती हैं, तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, और जब पढ़े लिखे होने लगते हैं तो वहाँ पे बर्थ कंट्रोल होने लगता है, यानी आपके बर्थ रेट, जो कि बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब इसमें गिरावट होगी, अब कम बच्चे पैदा होंगे, तो ये आप गिर जाएगा और एक टाइम पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और जिस तरीके से इंडस्ट्री सेट होंगी तो आसपास हॉस्पिटल भी आएंगे। अब जब हॉस्पिटल आएंगे तो वहाँ के जो लोग किसी भी बीमारी से मर जा रहे थे तो अब वो मरेंगे नहीं, यानी वहाँ का जो डेथ रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डेथ रेट भी कम हो गया,
ठीक है, तो आपका बर्थ रेट भी कम हुआ और आपका डेथ रेट भी कम हुआ। जिसको मैं बोलूंगा ये पॉइंट है जब आप अर्बनाइज हो गए हो, और ये वाला पीरियड था जब आप ट्रांजिशन में फेज में थे। आप ट्रांजिशन फेज में थे। तो ये आपका रूरल, ये आपका ट्रांजिशन और ये आपका अर्बनाइज। यहाँ पे 3 चीजें लिखी। स्टेज फर्स्ट इज योर विंटेज एग्रेरियन सोसाइटी है, एम्पावर्ड, हॉस्पिटल, इंप्रूव्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब स्टेज 2 पे आते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे डेवलपिंग सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं, हॉस्पिटल सारे होते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज आपके एनसीईआरटी के सबसे एंड में टॉपिक गिवन है, पता है क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये वही टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको पता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करना है। ठीक है, ऐसे अवेयरनेस फैलाने हैं। ठीक है, लिटरेट करना है लोगों को। उसके साथ साथ देखो फैमिली प्लानिंग करनी है, इसके साथ साथ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, इसके साथ इसको ऊपर करूंगा, देखो अवेयरनेस फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना, उसके साथ साथ बर्थ स्पेसिंग करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ टैक्स डिडक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपके बर्थ कंट्रोल में आती है। और ये वाला जो चीज है आपका दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ये पूरी एनसीईआरटी थी आपकी। जितना भी हम लोगों ने टाइम लिया, कितना हुआ, लाइक 25 मिनट हम लोगों ने पूरे एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया। ठीक है, तो मजा आया। ठीक है, तो ऐसी थ्योरीज, ऐसे छोटे रिवीजन्स आपके लिए लाते रहेंगे और एकदम बहुत मजे से इसको रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखते रहो। ऑल द वेरी